तो बेटा हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे मई जून 24 पेपर 22। इसका हम लोगों ने आज सेक्शन ए करना है। देखिएगा जरा। सोर्स मटेरियल, द चैलेंजेस फेसिंग द टुनीसियन गवर्नमेंट। टुनीसियाई गवर्नमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं भाई। अब ये देखो, टुनीसिया की फैक्ट फाइल आपके सामने गिवन है, जहां पे ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस बैलेंस जो है वो -3 बिलियन चल रहा है। यानी कि आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो किस में चल रहा है? डेफिसिट में, माइनस में चल रहा है। ठीक है। और कहता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम। बेटा व्हाट इज प्राइमरी इनकम? प्राइमरी इनकम का मतलब होता है नेट इनकम। क्या मतलब है? नेट इनकम। एंड सेकेंडरी इनकम, व्हाट इज सेकेंडरी इनकम? नेट ट्रांसफर। ठीक है। सेकेंडरी इनकम क्या है भाई? नेट ट्रांसफर। तो कहता है जी, प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम जो आपकी चल रही है वो 0.6 बिलियन पॉजिटिव। कितनी है वो? 0.6 बिलियन पॉजिटिव। तो बेटा अगर मैं पूरे के पूरे करंट अकाउंट की बात करूं, करंट अकाउंट इज इक्वल्स टू ट्रेड इन गुड प्लस ट्रेड इन सर्विस प्लस नेट इनकम प्लस नेट ट्रांसफर। ठीक है। अब देखो आपके पास ट्रेड इन गुड और ट्रेड इन सर्विस कितना गिवन है? -3 बिलियन का। और नेट इनकम और नेट ट्रांसफर कितना गिवन है? +0.6 का। तो अगर मैं पूरे के पूरे बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करूं, सॉरी, पूरे के पूरे क्या कहते हैं, करंट अकाउंट की बात करूं, तो पूरा करंट अकाउंट आपका 2.4 बिलियन डेफिसिट में आ रहा है। पूरे का पूरा करंट अकाउंट 2.4 बिलियन डेफिसिट में आ रहा है। इसमें कोई मसला तो नहीं है किसी को? ठीक है, आगे आओ। टुनीसिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना गिवन है भाई? 17%। और टुनीसियन दिनार जो आपके पास है, जो एक्सचेंज रेट गिवन है, वो 1 टुनीसियन दिनार इज इक्वल टू 0.35 डॉलर्स। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड वर्जन लेके चल लूँ, तो ये अराउंड कुछ 0.35 0.7, तकरीबन कुछ 2.8 दिनार जो है इज इक्वल्स टू 1 USD है। ठीक है, अराउंड कुछ ऐसा एक्सचेंज रेट आपके पास चल रहा है। अच्छा भाई, अब जरा केस हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? टुनीसिया हैड अ गवर्नमेंट बजट डेफिसिट फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है इज मोर देन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है। यानी कि ये लोग बैड एस पॉलिसी लेके चल रहे हैं। कौन सी पॉलिसी लेके चल रहे हैं? बैड एस पॉलिसी। अब आओ जरा। Between 2015 and 2020, the Tunisian government carried out reforms to reduce the tax burden, to rely more on indirect taxes, and to make the tax system more efficient and more economical. कहता है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, 2015 से 2020 के बीच में टुनीसिया की गवर्नमेंट जो है वो रिफॉर्म्स लेके आ रही है, जिसके अंदर वो टैक्स बर्डन को कम कर रहा है। वो किस पे रिलाई करेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि सेल्स टैक्स के ऊपर। ठीक है। सेल्स टैक्स पे वो रिलाई करेगा। एंड टू मेक द टैक्स सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड मोर इकोनॉमिकल। मोर एफिशिएंट एंड मोर इकोनॉमिकल जो होते हैं ना बेटा, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्स के अंदर आती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्स का मतलब क्या है? कि जब आपका टैक्स टैक्स सिस्टम जो है वो इकोनॉमिकल होता है, एफिशिएंट होता है, इक्वालिटी उसके अंदर होती है, फेयरनेस होती है, तब वो गुड टैक्स कहलाया जाता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। As well as taxing a range of products, the Tunisian government also regulates the price of some products, including flour and milk. कहता है टैक्सेस के साथ साथ हम लोग कुछ गुड्स हैं, जैसे कि आटा हो गया और दूध हो गया, हम लोग इसकी प्राइसेस को रेगुलेट कर रहे हैं। रेगुलेट करने का मतलब क्या है? कि हम लोग इनकी प्राइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। सही है। मिल्क गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ द प्राइस ऑफ फ्लावर एंड मिल्क कैन हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रिवेंट मोनोपोली फर्म्स एक्सप्लॉइटिंग देयर मार्केट पावर। अब बेटा गवर्नमेंट क्यों रेगुलेट कर रही है इनकी प्राइसेस को? दो रीजंस की वजह से। ताकि गुर्बत कम हो जाए और मोनोपोली पावर जो है ना वो खत्म हो जाए, वो कम हो जाए। अगर बेटा गुर्बत कम करने की बात चल रही है और मोनोपोली पावर को रोकने की बात चल रही है, तो आसान लफ्जों में मेरा नजरिया ये कहता है कि गवर्नमेंट प्राइसेस को गिरा रहा है। ठीक है, ताकि नेसेसिटी गुड सस्ते हो जाए। द टूनिसियन गवर्नमेंट ऑल्सो सब्सिडाइजेज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहता है जी इसने बिजली को सब्सिडीज दे दी हैं। जब बेटा वो बिजली को सब्सिडी देगा,
तो बिजली की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और बिजली की सप्लाई जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बिजली की सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, प्राइसेस भी कम होंगी, अगर लॉजिकली देखें तो। आगे देखो, द सब्सिडी अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, देखो खुद बता दिया उसने, सब्सिडी से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अफेक्ट होती है। एंड द चेंज इन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अफेक्ट्स अदर फर्म्स कॉस्ट। कहता है कि जो आपके पास बिजली जो है, बिजली की प्राइस में जो चेंजेस आ रही हैं, वो क्या करती हैं, वो फर्म की जो दूसरी कॉस्ट है उनको अफेक्ट कर रही है। अब देखो ना, आपकी फर्म मेजोरिटी तो बिजली पे ही चल रही है ना, बिजली नहीं होगी तो फिर फर्म काम कैसे करेगी, सवाल सारा यहाँ पे ये आता है। बिजली सस्ती हो गई और आपके जो मामलात है फिर वो भी सस्ते होंगे, जाहिर सी बात है बेटा। जो गैस आ रही है, गैस के अंदर भी तो बिजली लगती है ना, वो बिजली तो हर जगह पे रॉ मटेरियल है। तो फिर गैस प्रोड्यूस करने में बिजली वो भी सस्ती होगी, फिर आपको गैस सस्ती मिलेगी। पानी, वो प्रोड्यूस करने में बिजली लगती है, पानी सस्ता होगा तो पानी भी आपका सस्ता हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर बट कैन ऑल्सो अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। कहता है कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होगा, और ये आपकी लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो बेटा आपके पास यहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होने का मतलब क्या है, प्राइसेस कम हो रही है। बट कैन ऑल्सो अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर। आगे आओ, while some firms benefit from subsidy on electricity production, they also experience periods when their other cost of production rise। कहता है जी, भले हम लोगों को सब्सिडी से कॉस्ट कम हो रही है, लेकिन अक्सर औकात हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दूसरे रीजंस की वजह से बढ़ जाती है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, लेट से जी, ट्रेड यूनियन आके वेजेस डिमांड कर रही है तो आपको वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी। फ्यूल महंगा हो सकता है, ठीक है, गैस महंगी हो सकती है। तो ये कहता है कि भले बिजली सस्ती हो रही है लेकिन जो बाकी चीजें हैं ना वो महंगी हो जाती हैं कभी कभार। Tunisian shoe producer have recently experienced a rise in wage costs and decline in the number of workers they employ। कहता है जी, जो शू प्रोड्यूसर हैं टुनीसिया के, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि आपकी वेज कॉस्ट बढ़ रही हैं और डिमांड फॉर लेबर जो है ना वो गिर रही है। डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स दे एम्प्लॉय, वो अब एम्प्लॉय नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिमांड ऑफ लेबर गिर रही है, डिमांड ऑफ लेबर इज फॉलिंग, और वेजेस बढ़ने से बेटा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है, आगे आओ। The average wage paid to Tunisian worker and the Tunisian inflation rate changed between 2014 and 2020 as shown in figure 1.1। तो बेटा ये जो आपकी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन किसकी है, वेजेस की। और जो आपके पास ऐसे डॉटेड लाइन आ रही है, ये डॉटेड लाइन जो आपके पास आ रही है, ये डॉटेड लाइन क्या है, इन्फ्लेशन का रेट है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन का रेट। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं। बेटा अगर मैं आसान सी एक बात बताऊं, जब आपके पास वेजेस बढ़ती हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो ओवरऑल प्राइसेस बढ़ती हैं, रिजल्टिंग इन इन्फ्लेशन। तो बेटा अगर वेजेस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन पे भी क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ेगा। रिलेशनशिप कैसा आ जाएगा दोनों का, पॉजिटिव। और अगर आप ग्राफ को भी देखें, देखें ये भी नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर ये देखो ऐसा नीचे आया तो ये भी नीचे आ गया, ओवरऑल सेम चीजें ही चल रही। सवाल ये है कि सर क्या किसी भी साल में इन्फ्लेशन डिक्रीज हुई है, महंगाई कम हुई है, प्राइसेस कम हुई है या नहीं। बेटा किसी भी साल में प्राइसेस कम नहीं हो रही, प्राइसेस थ्रू आउट बढ़ रही हैं। क्योंकि देखो हम लोग जीरो से नीचे नहीं जा रहे ना, जब हम लोग जीरो से नीचे जाएंगे तब हमारे पास डिफ्लेशन आएगा। अभी कंटिन्यूअसली या तो हमारे पास बेटा इन्फ्लेशन आ रहा है या डिसइन्फ्लेशन आ रहा है। ठीक है, ये भी डिसइन्फ्लेशन का ही पार्ट है, हमारे पास डिफ्लेशन कहीं नहीं आ रहा। कोई मसले वाली बात है बेटा, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। सही है, चलो अब जरा हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, वहां पे भी शायद कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन हो।
आगे आइएगा, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है भाई, तो तरीके से ज़रा देखते रहना, कुछ चीज़ मिस आउट नहीं कर देना, ठीक है। कहता है जी, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन अ प्रॉब्लम इन ट्यूनीशिया फॉर मेनी ईयर्स। इन 2020 द गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ which promised that workers who had been unemployed for 10 years or more would be employed by the public sector। कहता है जी, गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो लोग जो कि 10 साल या उससे ज्यादा से बेरोजगार हैं, उनको पब्लिक सेक्टर में जॉब्स मिलेंगी। टू रिड्यूस द टाइम स्पेंट मूविंग बिटवीन जॉब्स, इट इंक्रीज लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स एंड डिड नॉट रेज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इन द लाइन विद इन्फ्लेशन। अब जरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे गिवन है, सुनना जरा। कहता है, अनएम्प्लॉयमेंट को, मसले मसाइल को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने दो काम किए। पहला काम क्या किया? वर्कर्स को इन्फॉर्मेशन दी। इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकता है वर्कर्स को? टीवी पे ऐड चलाए कि भाई यहाँ पे जॉब आई हुई है। न्यूज़पेपर पे ऐड दे दिए, सेक्शंस बना दिए, ऑटोमोबाइल के इस तरफ चले जाओ, टीचिंग के इस तरफ चले जाओ, डॉक्टर इस तरफ चले जाओ, समझे। और किस तरह? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप वर्कर्स तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन दी है आपने। और इन्होंने, जो मालिकान हैं, मालिकान का मतलब एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स को भी ये बात बता दी कि भाई इस तरह का वर्कर आपको यहाँ मिलेगा, इस तरह का वर्कर यहाँ मिलेगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं वो लोग हर तरह से पॉसिबल। और दूसरा इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को इंक्रीज नहीं किया। सर इस बात का क्या मतलब है? देखो बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। अगर मैं आपके अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बढ़ाता रहूंगा तो आप तो और हड हराम होते रहेंगे। आप बोलेंगे भाई घर बैठे बैठे मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं पागल हूं, मैं बाहर जाके मेहनत मजदूरी करूं। आप बोलेंगे चलो भाई घर पे बैठ के आराम से रोटी खाएंगे। गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बढ़ाए ही नहीं 2020 से लेके अब तक। अब इसके पीछे प्रॉब्लम क्या होगी? देखो, महंगाई तो हर साल आ रही है, ठीक है। महंगाई तो हर साल आ रही है, आगे भी आती रहेगी, ठीक है, आगे भी आती रहेगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि महंगाई आपकी थ्रू आउट बढ़ती जा रही है, लेकिन आपकी इनकम फिक्स है। आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम फिक्स है, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन रियल इनकम एंड परचेजिंग पावर। सही है। परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर, और ये सब आपका कम हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी कि लोग फिर उस आड़ में काम ढूंढना शुरू करेंगे और काम की तरफ जाएंगे कि यार किसी ना किसी तरह उनको जो है वो क्या कहते हैं, जगह मिल जाए काम करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये तो काम किए कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं बढ़ाए और लेबर इंफॉर्मेशन देना शुरू की। द टूनिजियन foreign exchange rate fluctuated in 2020, the affected price of the country's exports and imports। कहता है कि जी टुनीशिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट हुआ था 2020 में, और इसने टुनीशिया की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को अफेक्ट किया है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाऊं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाऊं, तो बेटा यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस में जा रहा है? डेफिसिट में, खसारे में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन यही निकलती है कि या तो आपका एक्सपोर्ट महंगा हो गया होगा या तो इंपोर्ट सस्ता हो गया होगा, ठीक है। और ये केस कब होता है? एप्रिसिएशन में। तो मैं एक अपनी तरफ से एक अजम्पशन लगा रहा हूं कि यार एक्सचेंज रेट हो सकता है एप्रिसिएट हुआ हो, तभी तो एक्सपोर्ट्स आपके गिर गए और आपके इंपोर्ट्स बढ़ गए। फिर कहता है, इट ऑल्सो अफेक्टेड द करंट अकाउंट ऑफ इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ जी, बिल्कुल अफेक्ट कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अफेक्ट करेगा, महंगाई को भी अफेक्ट करेगा और अनएम्प्लॉयमेंट को भी अफेक्ट करेगा। तो एक्सचेंज रेट ने हर चीज को अफेक्ट किया सही तरह। कोई मसले वाली बात है बेटा? समझ गए? केस में कोई परेशानी तो नहीं है? अब आ जाए क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, कैन यू एक्सप्लेन द लास्ट पैराग्राफ। बेटा लास्ट पैराग्राफ में कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि करेंसी आपकी चेंज हो रही है, जिससे आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड पे भी अफेक्ट आया है, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे अफेक्ट आया है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे अफेक्ट आया है, इन्फ्लेशन पे अफेक्ट आया और अनएम्प्लॉयमेंट पे अफेक्ट आया। अब क्योंकि पीछे बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका डेफिसिट में था, तो मेरे हिसाब से जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट्स कम है, इम्पोर्ट ज्यादा है। तो एप्रिसिएशन की वजह से ही मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम आती है। कैलकुलेट टूनिसियाज बैलेंस ऑन द करंट अकाउंट ऑफ इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा ये हम लोग निकाल चुके हैं पहले, ये रहा, ठीक है।
यही आपने उसको सीधा सीधा अमाउंट भी लिख देंगे तो आपको 1 मार्क जो है वो मिल जाएगा। सही है। सीधा सीधा आपने यहाँ पे एक काम करना। आइडेंटिफाई टू क्वालिटीज ऑफ अ गुड टैक्स दैट टूनिशियन गवर्नमेंट एम टू अचीव। आइडेंटिफाई, नाम लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना। तो बेटा गुड टैक्स ये लिखे हुए आपके पास। सही है। टू क्वालिटीज ऑफ गुड टैक्स, मोर एफिशिएंट एंड मोर इकोनॉमिकल। सही है, एफिशिएंट लिख लें, इकोनॉमिकल लिख लें, और क्या कहते हैं क्या कहते हैं, इक्वालिटी लिख लें, वो लिख लें, फेयरनेस लिख लें। सही है, तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे आओ। एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई ट्यूनिशियन गवर्नमेंट रेगुलेट्स द प्राइस ऑफ फ्लावर एंड मिल्क। कहता है दो रीजन बता दो, सॉरी वन रीजन, एक्सप्लेन वन रीजन। वन रीजन बता दें कि ट्यूनिशियन गवर्नमेंट क्यों प्राइसेस को कंट्रोल कर रही है। आपको यहाँ पे दो रीजंस दिए हुए थे, ये रहे। गुर्बत कम करना, मोनोपोली को रोकना। कोई सा भी एक बताओगे, मतलब आप नाम लिखोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा। इसको आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको एक और मार्क मिल जाएगा। अब दोनों में से जो आपको कंपैरेटिवली आसान लग रहा है आप उसको उठा के एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मोनोपोली वाले की बात करता हूँ। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूनिशियन गवर्नमेंट इज टू प्रिवेंट मोनोपोली फर्म्स एक्सप्लॉइटिंग देयर मार्केट पावर। सही है, ये मैंने पॉइंट लिखा, 1 मार्क मिल गया। क्यों गवर्नमेंट मोनोपोली पावर को रोकेगी? सो दैट द मोनोपोली पावर कैन नॉट एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स इन द फ्यूचर बाय चार्जिंग अ हायर प्राइस ऑन नेसेसिटी गुड्स। खत्म। 2 मार्क मिल गए मुझे यहाँ पे। कि मोनोपोली को हमने रोकना है कि वो कंज्यूमर को ज्यादा प्राइसेस चार्ज ना करे, एक्सप्लॉइट ना कर सके फॉर अ गुड दैट इज नेसेसिटी इन नेचर। सीधी सीधी बात। सही। 2 मार्क मिल गए। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं यहां तक। एक्सप्लेन टू वेज द टूनिशियन गवर्नमेंट ट्राइड टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दो तरीके बताएं कि गवर्नमेंट ने फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रोकने के लिए क्या रद्द अमल किया है। अब वो दो तरीके बेटा यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला तरीका कि इन्फॉर्मेशन बढ़ा दें, दूसरा तरीका कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ना बढ़ाएं। सही है, ये दो तरीके। इन दोनों का नाम लिखने के बेटा आपको 1 1 मार्क मिलेगा। इनको एक्सप्लेन करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सही है। अब एक्सप्लेन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं भाई। पहले मैं अगर इसकी बात करूं, आप लोगों के पास नोटबुक पेन वगैरह होना चाहिए। आप लोग चीजें अपनी देखो, लिखो बैठ के। मैं स्पून फीड इतना नहीं करूंगा कि मैं आप लोगों को पूरे पूरे आंसर लिख के दूं। खुद आप लोगों में इतनी समझ होनी चाहिए इस टाइम पे। इट इंक्रीज लेबर मार्केट इन्फॉर्मेशन। लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन होने से वर्कर को ये बात पता चल जाएगी कि मार्केट में क्या जॉब अवेलेबल है, उस जॉब की क्या एक्सपेक्टेड वेजेस या सैलरीज हैं, उस जॉब के लिए क्या एक्सपेक्टेड स्किल्स चाहिए, एजुकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो चीज़ें मुझे पता चल जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा मेरे लिए स्विच करना आसान हो जाएगा। सही है, ये आपके पास 2 मार्क साइड में होगा। डिड नॉट रेस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इन लाइन विद इन्फ्लेशन सो दैट वर्कर्स डोंट बिकम लेजी। वो घर पे बैठे बैठे पैसे खा रहे हैं कि जी हम तो घर पे बैठेंगे और हमें जो है वो पैसा मिलता रहेगा और हम जो है आराम करते रहेंगे, ऐश करते रहेंगे, ताकि वो लेजी ना हो जाए, ताकि वो हड हराम ना हो जाएं, ताकि उनकी स्किल्स ना इरोड हो जाएं कि भाई वो काम ही नहीं करे तो स्किल्स तो खत्म होंगी ना कभी। उनकी स्किल्स ना खत्म हो जाएं। तो जब उनकी परचेजिंग पावर फॉल होती रहेगी, इट विल मोटिवेट द वर्कर्स टू लर्न न्यू स्किल्स और टू गो फॉर अ जॉब, टू गेट अ जॉब, ताकि फिर वो फिर अपनी परचेजिंग पावर को इंक्रीज कर सकें। समझ गए बेटा पार्ट डी तक? कोई मसले वाली बात तो नहीं है? पार्ट डी तक कोई मसला तो नहीं है? क्लियर है? वेरी गुड। पार्ट ई, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन टूनिसियाज एवरेज वेज एंड इन्फ्लेशन रेट। कहता है जी टूनिसिया की एवरेज वेज और इन्फ्लेशन रेट के अंदर जरा डिफरेंस बता, मतलब मामलात बताओ क्या चल रहा है ग्राफ में। ये हमारे पास बेटा ये रहा, इस टेबल की बात कर रहा है, टेबल 1.1 की। देखो यहाँ पर रिलेशनशिप बताने का 1 मार्क है कि रिलेशनशिप बताना है आपने कि क्या है और ऐसा रिलेशनशिप क्यों है। आपने सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देना है कि ऐसा रिलेशनशिप क्यों है। आप बोलेंगे शुरू में, देखो 2 मार्क साइड में करो। किस तरह बोलोगे? आप बोलोगे भाई एज शोन इन टेबल 1.1 या फिगर 1.1, इट कैन क्लियरली बी सीन के इन्फ्लेशन रेट एंड वेज रेट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन।
विच मीन्स क्योंकि वेजेस आपकी हर साल बढ़ रही है, परसेंटेज है ना, वेजेस आपकी हर साल बढ़ रही है, भले ये गिर भी रहा है इसका मतलब बढ़ना है क्योंकि पॉजिटिव है। क्योंकि वेजेस आपकी हर साल बढ़ रही हैं, इसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपके मुल्क में एग्रीगेट सप्लाई फॉल होगी। एग्रीगेट सप्लाई फॉल होगी तो आपकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी, विच विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। 2 मार्क साइड में कर लिया आपने। अब आप उसको बताओ कि 2014 से लेके यहां तक 2016 तक ऐसा लग रहा है कि वेज गिर रही है, इन्फ्लेशन गिर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि परसेंटेज गिर रही है, वेजेस कंटिन्यूसली बढ़ रही है। फिर उसके बाद वेजेस कंटिन्यूसली और बढ़ी, फिर और बढ़ी, यानी कि थ्रू आउट आपकी वेजेस बढ़ रही हैं, लेकिन हाँ परसेंटेज कभी गिर रही है और परसेंटेज कभी बढ़ रही है। सबसे हाईएस्ट इंक्रीज इन परसेंटेज किस साल में थी? 2018 में। यहाँ पे आपको फर्दर एक और मार्क मिल गया। या आपने ये वाला पॉइंट आपने बता दिया हाईएस्ट का, 3 मार्क्स कमा लिए यहाँ तक। और फिर आपने ओवरऑल ट्रेंड समझा दिया, आपको रिमेनिंग 1 मार्क मिला, 4 मार्क पूरे हो गए। कोई मसले वाली बात? क्लियर है? अच्छा, अगर कोई बच्चा उसको एग्रीगेट डिमांड के साथ भी लिंक करता है तब भी ठीक है कि यार जब वेजेस वगैरह बढ़ रही हैं तो उससे लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी। जब आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, और जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन प्राइस। सही है, इस तरह भी आप लिंक कर सकते हो। डन। एफ पे आइएगा। Analyze using demand and supply diagram how an increase in wage cost would affect the market for shoes। अब बेटा, खुदा के वास्ते हर जगह पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ना लिखा करें। हर जगह पे एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई नहीं आता। यहां पे उसने क्या बोला है? मार्केट फॉर शूज, यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम बना के दिखा दो। अगर वेजेस बढ़ती हैं तो उससे आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या अफेक्ट आएगा। 2 मिनट आप लोगों के पास है, डायग्राम जल्दी से बनाओ और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें पिक्चर्स सब लोग, जल्दी से। सफान की डायग्राम आ गई है।
सफ़ान की डायग्राम बिल्कुल ठीक है। हसनैन की डायग्राम आ गई है, हसनैन की डायग्राम बिल्कुल ठीक है। और भी सब लोग भेजो बेटा जल्दी से। हरीम की डायग्राम भी करेक्ट है। हरीम बस बेटा लेबलिंग करें, आपने लेबलिंग नहीं की हुई, मार्क्स कटेंगे इस तरह। हुनैन की डायग्राम भी करेक्ट है, वेरी गुड। तो बेटा आप लोग गेम समझ गए हो डायग्राम वाला, जिन्होंने नहीं बनाई है उनके लिए मैं बना के दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल सी डायग्राम है। इधर प्राइस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी आ गई, ये आपके पास डिमांड आ गई ऑफ शूज, और ये सप्लाई ऑफ शूज आ गई, ठीक है। सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम ई, क्वांटिटी क्यू, और प्राइसेस पी, ठीक है। ये मामला चल रहे हैं आपके पास फिल वक्त। जब बेटा वेजेस बढ़ती हैं तो उससे आपके पास सप्लाई कम हो जाती है। आप आ गए एस से S1, इक्विलिब्रियम ई से E1। यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो गई और यहाँ पे बेटा इक्विलिब्रियम प्राइसेस बढ़ गई, ठीक है। अब आपने सिंपल 1 से 2 लाइन में इसको एक्सप्लेन करना है, और आपको यहाँ पे रिमेनिंग 1 मार्क मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन का, सही है। तो बहुत सिंपल से मामला आपके पास चल रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा अब आगे आ जाओ, पढ़ते हैं पार्ट जी की तरफ। डिस्कस वेदर और नॉट द tunisian गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अब देखो डिस्कस वाला सवाल है तो आपको टू साइडेड जाना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव्स भी बताने हैं, नेगेटिव्स भी बताने हैं। समझ लें कि जो 6 मार्क वाला सवाल है वो 8 मार्क का छोटा भाई है। कंक्लूजन वगैरह देने की जरूरत कोई नहीं होती। मैंने 8 मार्क में आपको सिखाया हुआ है कि मिनिमम 5 मैक्सिमम 6। 6 मार्क के अंदर मिनिमम 4 मैक्सिमम 5, ठीक है, इस तरह जाते हैं। मिनिमम 4, मिनिमम 4, मैक्सिमम 5, ठीक है। अब उसमें 2 बेनिफिट 2 ड्रॉबैक लिख दो, 3 बेनिफिट 2 ड्रॉबैक लिख दो, 2 बेनिफिट 3 ड्रॉबैक लिख दो, एक ही बात है, सही है, आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे। तो बेटा जरा पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूँ, ठीक है, इजी डायग्राम है। पार्ट जी, जी के अंदर बेटा जो आपके पास पॉजिटिव्स हैं, कहता है जी क्या मुझे सब्सिडी देनी चाहिए प्रोडक्शन को। तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप सब्सिडीज देते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि सब जो बिजली है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास कम हो जाएगी, ठीक है। जब बिजली की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो बिजली की प्राइस कम होगी, और जब बिजली की प्राइस कम होगी तो उससे बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, ठीक है। बिजली से बेटा बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। और इससे हम लोग ये बात ये भी लिख सकते हैं कि हमारी ओवरऑल सप्लाई बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि बिजली जो है वो अब अफोर्डेबल हो चुकी है, ठीक है, सस्ती हो चुकी है। सेकंड, बेटा जब आपके पास ओवरऑल सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ने से आपके पास प्राइसेस कम होती हैं, और जब प्राइसेस कम होंगी तो उससे आपके पास इन्फ्लेशन कम होगी, ठीक है, महंगाई कम होगी। महंगाई जब आपके पास कम होगी तो उससे वर्कर्स की और लोगों की रियल इनकम बढ़ेगी, एंड दे विल बी एबल टू अफोर्ड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, एज अ रिजल्ट देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल राइज। तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेटा बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके अंदर मैं एक पॉइंट ये भी लिख सकता हूं कि यार हो सकता है कि सब्सिडी की वजह से, ड्यू टू सब्सिडी, हम लोग मोर इको फ्रेंडली प्रोसीजर्स को अप्लाई करना शुरू कर दें। इको फ्रेंडली प्रोसीजर्स, हम लोग जब इको फ्रेंडली प्रोसीजर्स को अप्लाई करना शुरू करेंगे तो बेटा उससे क्या होगा, हमारे पास एक्सटर्नल कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, एक्सटर्नल कॉस्ट हमारे पास गिरना शुरू हो जाएगी, समझ रहे हैं बात को। हाउएवर बेटा अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूं,
सब्सिडी, सबसे पहले तो देखो 4 पॉइंट आ जाएगा, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि यही पैसा मैं कहीं और दे दूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के यही पैसा मैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स को दे दूं। क्यों एक्सपोर्ट वाली फर्म्स को आपने देना है, एक्सपोर्टिंग फर्म्स, क्योंकि आपका ऑलरेडी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो 3 बिलियन के डेफिसिट में चल रहा है, समझे? तो उसको भी तो सॉल्व करना है कि नहीं करना। आगे आ जाएं। फिर आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं बजट डेफिसिट के साथ। उसने आपको पहले ही बताया था कि आपके पास ऑलरेडी बजट डेफिसिट चल रहा है। ये देखो, ये देखो, कह रहा है जी ऑलरेडी बजट डेफिसिट चल रहा है, आप सब्सिडीज देंगे तो बेटा इससे तो और बजट डेफिसिट होगा ना। और बजट डेफिसिट होगा, आप किस तरीके से फिर मामला को लेकर चलेंगे, विच कुड रिजल्ट इन इन्फ्लेशन, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये बात आप लिख सकते हैं। अच्छा, फिर आप इसके अंदर इनएफिशिएंसी वाला पॉइंट डाल सकते हैं कि सब्सिडी से प्रोड्यूसर को तो पता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी है, हो सकता है कि वो इनएफिशिएंट हो जाए, हो सकता है कि वो सही तरह काम ना करे, एज अ रिजल्ट वर्कर्स की जो है वो जो बिजनेसेस हैं उनकी वेस्टेज बढ़ना शुरू हो सकती है, ठीक है। तो ये बेटा बातें आप यहाँ पे बता सकते हो, क्लियर है? अच्छा, मैं इसका जरा साइज छोटा कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, पार्ट एच। अच्छा, अजान हो रही है, सही है, 2 मिनट वेट कर लें भाई, अजान होने दे। अच्छा जी, चले बेटा, हम लोग पार्ट एच की डिस्कशन करने वाले थे, पार्ट एच पे आइएगा। कहता है कि डिस्कस वेदर और नॉट अ राइज इन द वैल्यू ऑफ ट्यूनीशियन दिनार वुड बेनिफिट द ट्यूनीशियन इकोनॉमी। कहता है मुझे एक बात ये बताओ, क्या अगर ट्यूनीशिया की दिनार बढ़ जाता है, अप्रिसिएट हो जाता है, तो क्या उससे ट्यूनीशियन गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा या नहीं होगा? तो ये एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की बात कर रहा है। अगेन, यही वाली अप्रोच आपने फॉलो करनी है, मिनिमम 4 मैक्सिमम 5, सही है। आइएगा जरा बेटा, अगर पॉइंट एच के मैं पॉजिटिव्स की बात करूं, पॉजिटिव्स के अंदर आप ये लिख सकते हैं कि अगर आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है और टुनीशिया जो है वो एक ऐसा गुड बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, दैट इज इन इलास्टिक इन नेचर, तो बेटा इन इलास्टिक गुड की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ेंगी। प्राइस ज्यादा से बढ़ेगी,
लेकिन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट प्राइस ज़्यादा से बढ़ रही है, लेकिन एक्सपोर्ट क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम होगी। और टुनीशिया का एक्सपोर्ट रेवेन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब टुनीशिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में जाना शुरू हो जाएगा। पहला पॉइंट आप ये बता सकते हैं। दूसरा, बेटा स्ट्रॉन्ग करेंसी है। स्ट्रॉन्ग करेंसी जो है वो अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को, अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को। किस तरीके से अट्रैक्ट करेगी भाई, कि वो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे, आपके मुल्क में बिजनेसेस सेट करेंगे। आप यहाँ पे मल्टीनेशनल्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल्स आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, एमएनसी। एमएनसी बेटा आपके पास आना शुरू हो जाएगी, मल्टीनेशनल कंपनीज आपके पास आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे क्या बात लिख सकते हैं कि हमारे पास, फिर आप यहाँ पे बेटा क्या बात लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा एग्रीगेट डिमांड गिरेगा। कि जब एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो देयर इज अ चांस कि हमारी जो एप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट्स नॉर्मली गिर भी जाएं, तो बेटा हमारे पास एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड जब हमारे पास फॉल होती है तो उसने जो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन कम होगा। हाउएवर नेगेटिव्स बेटा, आपकी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स गिरती हैं अगर डिमांड इलास्टिक है तो। क्योंकि अगर हल्की सी एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी, हल्की सी एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी, एक्सपोर्ट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा से फॉल हो जाएगी और आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिरेगा। यानी कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इफ डिमांड इज इलास्टिक, ठीक है, इफ डिमांड इज इलास्टिक। फिर उसके बाद जब एडी गिर रहा है तो बेटा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी गिरेगा, आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वगैरह जो है वो भी फॉल होना शुरू हो जाएगी। तो ये बात आप इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका गिरेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वेरी गुड। समझ गए बेटा बात को, क्लियर है पूरा केस।